आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, यानी 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसके बाद फिर 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। और देखिए, अगर आप लोग सब्जेक्टिव वाले पेपर को एनालिसिस किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर एनालिसिस नहीं किए हो, क्योंकि आपके पास समय केवल 30 दिन बचा हुआ है। अब ये 30 दिन में ज़रूरी नहीं कि पूरे बुक का सारे चैप्टर को आपको डीपली पढ़ना होगा, क्योंकि समय कम है। तो उस हिसाब से आपको स्मार्टनेस तरीके से पढ़ाई करनी होगी। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखना होगा आपको मॉडल पेपर। मॉडल पेपर अगर आप देखोगे डिटेल से तो सेक्शन ए में, ठीक है, ऐसे भी सेक्शन ए की अगर बात की जाए तो वहाँ पर आपको देखना होगा कौन कौन से चैप्टर से एकदम 100% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और सेक्शन बी की बात कर ले तो सेक्शन बी यानी 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर में वहाँ पर भी आपको देखना होगा कि डीपली किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। और सेक्शन सी में भी, ठीक है, सेक्शन सी में भी आपको यही देखना होगा किस चैप्टर से 5 नंबर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले आपको 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, या फिर पूरा एग्ज़ाम के टाइम आपको अगर टाइम मिले तो इसी प्रकार से सारे चैप्टर को पहले कंप्लीट कर लीजिए। तभी बचे हुए जो भी लगे कि नहीं एक्स्ट्रा भी पढ़ा जाए तो एक्स्ट्रा भी आप पढ़ सकते हो। और अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़े तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने 10th वाले स्टूडेंट को भी बताया था, उसी प्रकार मैं आपको भी बताऊंगा। चिंता करने की बात नहीं है। और हाँ, आप लोग अपने से भी एनालिसिस करके भी देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज की वीडियो में 3 नंबर वाले क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है, एकदम डीपली। ज़्यादा शोर वाले अगर जगह पर हैं तो आप वहाँ से शांत वाले इलाके में आइए और समझिए ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, अन्नागार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। या फिर इसी क्वेश्चन को कैसे पूछेंगे, हड़प्पा सभ्यता में अन्नागारों का क्या महत्व था। तो दोनों का आंसर एक ही होगा, सेम होगा, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ अन्नागार। इस तरीके से आप अन्नागार लिख सकते हो, या क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, अन्नागार पर टिप्पणी या विवरण निम्नलिखित दर्शाया गया है। इसके बाद अपने से लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए क्या आंसर आपका, तो यहाँ पर आंसर क्या आपका, हड़प्पा में सबसे प्रसिद्ध इमारत विशाल, यानी सबसे बड़ा जो इमारत था, सबसे बड़ा जो घर था, बोला जाए एक घर भी बोल सकते हो उसे, बहुत बड़ा, वो था अन्नागार। ठीक है, कहाँ पर था, हड़प्पा में। यह 169 फीट लंबा और 133 फीट चौड़ा था। इसे राजकीय अन्ना भंडार कहा जाता था। राजकीय कहने का मतलब एक राज्य में जो भी अन्न जमा होते होंगे भंडारण के लिए, इसीलिए इसे राजकीय भंडारण कहा जाता था। विशाल गोदाम में 12-12 दीवारों के 2 समूह हैं, एक पूर्व की ओर और दूसरा पश्चिम की ओर। मतलब 12-12 2 दीवारों का समूह है। एक तो 12 पूर्व में है और दूसरा पश्चिम में है। इन दोनों के बीच लगभग 5 मीटर का अंतर है, यानी दोनों के बीच का जो फासला है वो 5 मीटर का फासला है। प्रत्येक गोदाम का मुख्य नदी की ओर है। प्रत्येक गोदाम का जो मुख है, ठीक है, यानी जो द्वार है, मुख है, वो नदी की ओर है। इसका कारण यह है कि इन गोदामों में नदी के मार्ग से सामान लाया जाता है, ठीक है, इसीलिए नदी की तरफ में इसका मुख्य यानी द्वार रखा गया है। इन गोदामों के सामने यानी समीप छोटे छोटे इमारतें बनी हैं। गोदाम में लगभग 85 मीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में ईंटों से बने हुए अनेक गोलाकार चबूतरे भी बने हुए हैं, तथा प्रत्येक चबूतरे का जो व्यास है, देखिए चबूतरा जो बना गया है वो गोल आकार का है, ठीक है। हम लोग के गांव के तरफ में जो चबूतरा होता है वो इस प्रकार होता है, लेकिन जब यहाँ पर चबूतरे का व्यास दिया हुआ है, इसका मतलब कि वो गोल आकार का होगा, क्योंकि किसी भी गोल आकृति की ही व्यास होती है। तो व्यास क्या है, 3.5 मीटर लगभग है। इस चबूतरे के बीच में एक छोटा सा छेद बना हुआ है ना, एक छेद बना हुआ है जिनका प्रयोग शायद अनाज पीसने के लिए ही किया जाता था। इसके पास ही छोटे छोटे भंडार थे तथा अनाज पीसने का फर्श तथा मजदूरों के रहने और बहुत से मकान पाए गए। मतलब अनाज पीसने के लिए मजदूर की ज़रूरत होगी, है ना, बहुत सारे काम काज वहाँ होते होंगे, उन सारे मजदूर के रहने के लिए भी बहुत सारे मकान भी बनाए गए थे। तो इस प्रकार से आप डिटेल से इसको 2-3 बार वीडियो को देखिए, पहले समझ लीजिए याद होता है कि नहीं याद होता है। बिना देखे लिखने का ट्राई कीजिए, पहले आपको समझना होगा, सुनना होगा टीचर से, उसके बाद ही आप लिख पाओगे। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन, हड़प्पा लोगों के धार्मिक रीति रिवाज का वर्णन करें। मतलब हड़प्पा के जो लोग थे उनके धार्मिक रीति रिवाज किस प्रकार से थे, कैसे कैसे देवी देवता की पूजा करते थे, उस बारे में आपको डिटेल से लिखना है, एक्सप्लेन करना है, कुछ नहीं। यही क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं, सिंधु घाटी से प्राप्त अवशेषों के आधार पर उनके धार्मिक विश्वासों एवं रीति रिवाज पर क्या विचार बनते हैं। एकदम सेम है, देखा जाए थोड़ा सा लगेगा कि नहीं अलग है, नहीं अलग नहीं है, दोनों सेम है, क्योंकि वहाँ की धार्मिक रीति रिवाज के बारे में वहाँ के जो अवशेष प्राप्त हुए उसी के आधार पर ही हम बता सकते हैं।
आगे क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवताओं एवं धार्मिक प्रथाओं की विवेचना कीजिए। ये भी सेम है और इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाले, या फिर प्रश्न इस प्रकार पूछे जा सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित धार्मिक अनुष्ठानों के संकेत पर प्रकाश डाले। देखिए क्या लिखा हुआ है, हड़प्पाई लोगों के धार्मिक रीति रिवाजों का अनुमान उनकी कुछ मूर्तियों, बर्तनों और ताम्र पत्रों के चित्रों से मिलता है। मातृदेवी की अनेक मूर्तियाँ मिली है, मतलब वहाँ पर मातृदेवी की अनेक मूर्ति मिली है, जिनसे पता चलता है कि मातृदेवी ही उनकी पूज्य देवी थी। एक मूर्ति ऐसी भी मिली है जो बिल्कुल नग्न अवस्था में थी, हाथ में कटार लिए थी और गले में मुंडों की माला है। इससे पता चलता है कि देवी देवताओं को खुश करने के लिए एक नर बलि की भी वहाँ पर प्रथा चलती होगी, यानी नर बलि भी देते होंगे। यह नहीं कहा जा सकता है कि मातृदेवी के लिए मंदिर भी बनाए जाते थे या नहीं भी बनाए जाते थे। सटीक यहाँ पर नहीं बताया गया है कि मंदिर भी बनाए जाते थे या फिर नहीं भी, लेकिन ये सारे नियम कानून होते थे, पूजा की जाती थी, नरबलि दिया जाता था, है ना। मोहनजोदड़ो से इनके एक देवता की भी मूर्ति मिली है। देखो देवी की तो मिली ही है, साथ में एक देवता की भी मूर्ति मिली है जो कि आजकल के शिव देवता से मिलते जुलती है, यानी शिव देवता से मिलती जुलती है। शिव देवता आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, संभवतः ये लोग वृक्षों तथा पशुओं में कौन, सांड आदि तथा सांप और पत्थरों की भी पूजा करते थे। यह धर्म आजकल के हिंदू धर्म का मूल रूप था, यानी जो आजकल के जो हिंदू धर्म में जिस तरीके से प्रथा चलती है, मनाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, सेम इसी तरह वहाँ भी संस्कृति थी, लोग वहाँ भी पूजा पाठ करते थे, मूर्तियों की पूजा करते थे। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, बड़ी संख्या में ताबीज़ भी प्राप्त हुए हैं। ताबीज़ क्यों, तो यहाँ पर देखिए जिससे ज्ञात होता है कि वे संभवतः भूत प्रेत में विश्वास रखते थे तथा उनसे डरते थे, इसीलिए वो ताबीज का सहारा लेते होंगे, इसलिए वो अपनी रक्षात्मक के लिए ताबीज भी रखते थे। तो इस तरीके से आप डिटेल से लिख दीजिएगा आंसर। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया हुआ है, हड़प्पा संस्कृति के पतन, यानी जो हड़प्पा संस्कृति थी उसके विनाश का क्या मुख्य कारण थे या क्या कारण थे, उस पर समीक्षा करें, टिप्पणी लिखे या व्याख्या करें, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। या फिर हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों की समीक्षा करें। पतन मतलब होता है नष्ट, ठीक है, दोनों सेम है, विनाश या पतन रहे तो आप समझिएगा कि क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। तो चलिए आंसर देखते हैं क्या दिया हुआ है, क्या कारण था। तो यहाँ पर मैं आपको आंसर बताने से पहले बताना चाहता हूँ, कोई भी विद्वान कुछ फिक्स बता नहीं सकते कि विनाश कैसे हुआ है, क्या हुआ है, क्योंकि इसका रीज़न है, कई विद्वान बताते हैं कि आपदा के कारण विनाश हुए हैं, कई विद्वान बताते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे आक्रमण हुए होंगे, बाहरी आक्रमण। तो इस प्रकार से अनेकों प्रकार के अनेकों मत यहाँ पर दिए गए हैं इसके विनाश का। आंसर में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ, मेसोपोटामिया की पुरानी सभ्यता 1750 ईस्वी पूर्व तक बनी रही, मगर तब तक हड़प्पा की सभ्यता लुप्त हो चुकी थी। ठीक है, हड़प्पा जैसी महान संस्कृति का विनाश एक बहुत ही रहस्यमयी है। निश्चित प्रमाण के अभाव में, मतलब एक खास प्रमाण नहीं मिला है। खास प्रमाण मिलने का मतलब है जैसे कि आप किसी भी सभ्यता के बारे में देखो तो उनके लिपि के बारे में पढ़ा जा सका है, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि है उसको कोई भी पढ़ नहीं पा रहा है। अगर जिस दिन पढ़ा गया सारा चीज़ वहाँ का खुल जाएगा कि क्या रीज़न हुआ जिसके कारण विनाश हुआ, या फिर और भी बहुत सारे चीज़ खुल जाएंगे, बहुत सारे राज खुल जाएंगे। तो निश्चित प्रमाण के अभाव में विभिन्न विद्वानों द्वारा अनेक तर्क दिए गए हैं। अब देखते हैं क्या क्या तर्क दिए विद्वान, यही तर्क आपको आंसर में लिखना होगा, कोई भी अपने से आंसर नहीं डालना होगा। देखिए विद्वानों ने क्या कहा, विद्वानों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण भौगोलिक परिवर्तन। भौगोलिक परिवर्तन क्या होता है, जैसे कि वहाँ पर मान के चलिए बहुत तेज़ गर्मी पड़ गई होगी तो अकाल आ गया होगा, पानी सूख गए होंगे जिस कारण से खेती बाड़ी नहीं हुआ होगा अच्छे से, तो वहाँ पर अकाल हो गया होगा जिसके कारण वहाँ के लोग मरने लगे होंगे या नष्ट होने लगे होंगे और सभ्यता भी इस प्रकार नष्ट हुई होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर तर्क दिए कि भौगोलिक परिवर्तन के कारण या जलवायु का प्रतिकूल होना, वही चीज़ है, रहा होगा और वहाँ के निवासी उन्हें सहन ना कर सके होंगे, वह सह नहीं पाए होंगे और उनकी मृत्यु होना स्टार्ट हो गया होगा और इस प्रकार से वो सभ्यता नष्ट हो गई। दूसरा कारण क्या है वो देख लीजिए। कुछ विद्वान सिंधु घाटी के विनाश का कारण वहाँ की भीषण बाढ़ को मानते हैं। मतलब कुछ विद्वानों को लगता है कि वहाँ पर बाढ़ आई होगी और बाढ़ में पूरा सभ्यता बह गया होगा, नष्ट हो गया होगा। मोहनजोदड़ो नगर की 7 सतहें मिली है जो सिद्ध करती है कि यह नगर 7 बार बसा और 7 बार नष्ट हुआ। सोच लीजिए। आगे देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है, इस सभ्यता के कई नगर जली हुई अवस्था में भी मिली थी, साथ ही मनुष्यों के अस्थिर पिंजर मकानों में पड़े हुए मिले थे। अस्थिर पिंजर का मतलब क्या होता है, मकानों में मिले थे,
मतलब मकानों के अंदर में क्या था, वहाँ के जो लोग होंगे उनकी जो हड्डियाँ थी, पता चल रहा है कि उनका सिर्फ हाथ का अस्थि मिल रहा है, किसी का सर का अस्थि मिल रहा है, मतलब एक जगह पर स्थिर नहीं है, कटा छोटा एकदम हड्डी या फिर बोलो अस्थियाँ मिल रही है एक रूम में, तो इसी को बोला गया अस्थर पिंजर। तो इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ दुर्घटना हुई होगी, इसलिए किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी का शरीर अलग हो गया, इस प्रकार से वहाँ पर अस्थियाँ मिली हुई थी। आगे क्या है, संभवतः भूकंप में समस्त नगर ही पृथ्वी के गर्भ में समा गया होगा, या फिर भूकंप आ गया होगा जिस कारण से वहाँ सारे लोग दबकर मर गए होंगे और कुछ भाग जलकर भस्म हो गया होगा और यह संस्कृति नष्ट हो गई होगी। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है। अनेक विद्वान इस मत के हैं कि हड़प्पा संस्कृति के नष्ट होने में विदेशी आक्रमणकारियों का भी हाथ होगा। ठीक है, बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि विदेशी आक्रमण भी हुए होंगे वहाँ पर सिंधु सभ्यता में, जिस कारण से वहाँ की सभ्यता नष्ट हो गई होगी। आगे यहाँ पर देखिए 5 नंबर के आपका आर्य आक्रमणकारियों के कारण यह सभ्यता भी नष्ट हुआ होगा, यह संदिग्ध प्रतीत होता है। मतलब यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आर्यों के द्वारा भी आक्रमण होके नष्ट हुआ होगा। बस यही आपको 2-4 पॉइंट आपको लिख देने हैं डिटेल से और कुछ नहीं है। उसके बाद फिर आप आंसर को लॉक कीजिएगा। अतः उपरोक्त तर्कों के आधार पर कहना उचित है कि हड़प्पा संस्कृति के विनाश के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। जिस दिन वहाँ के लिपि के बारे में पता चला तो आंसर अपने आप मिल जाएगा। आगे देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या आपका। 4th नंबर, क्या आप इस तर्क से सहमत है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकासी प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है, और उत्तर के कारण भी बताएं। यही क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, हड़प्पा सभ्यता की जो नगर योजना है उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। या फिर इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है, मोहनजोदड़ो की नगर निर्माण योजना की प्रमुख विशिष्टताओं का उल्लेख करें। मतलब वहाँ की जो नगर निर्माण योजना है इसके बारे में आपको बताना है और भी कुछ नहीं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आंसर में दिया क्या हुआ है। आंसर में हमको ये चीज़ अच्छा लगा, पॉइंट वाइज दिया हुआ। आप इसी प्रकार पॉइंट वाइज आंसर दीजिएगा तो आसानी से भी लिख पाओगे और आसानी से नंबर भी मिल पाएंगे। उत्तर क्या आपका, हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली और नगर योजना निम्नलिखित है। यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, शहरों के नक्शे को अगर देखा जाए तो उससे क्या पता चलता है कि जो सड़कें और गलियां हैं वो लगभग एक ग्रिड पद्धति से बनाया गया था और वह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, समकोण पर इस प्रकार से बनी हुई थी और इस प्रकार से समकोण पर वहाँ की जो गलियाँ थी वो काटती थी। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, नालों का निर्माण हड़प्पाई शहरों की सबसे अनूठी विशिष्टता थी। ठीक है, जो नालों का निर्माण था बहुत ही अच्छा था, अनूठा था। इसका रीज़न क्या था, आप हमारे यहाँ देखिए नाला जो बनाया जाता है, अगर ये सड़क है, ठीक है, अगर ये सड़क है और इसके किनारे अगर नाला बनाया जाए तो नाला बनेगा तो ये क्या होगा, सबसे पहली चीज़ कि ये ढकी होनी चाहिए और ये ढकी हुई नहीं होती आजकल के टाइम में। दूसरा चीज़, ये जो नाला है वो सड़क से नीचे होना चाहिए, लेकिन ये सड़क से ऊपर रहता है, जिस कारण से नाली की जो पानी होती है वो गंदे पानी यानी गंदा जल जो रहता है वो रोड में बहने लगता है। आजकल का ये पद्धति है, लेकिन वहाँ जो सिंधु सभ्यता थी वहाँ पर जो नाले बनाए गए थे वो नाले पूरी तरीके से ढके हुए थे, सोच लीजिए उस समय, और प्लस वो नीचे थी, सड़क के नीचे थी, थोड़ा सा नीचे थी, जिसके कारण बहुत ही अलग पद्धति या अनूठी बोल दो बनाए गए थे वहाँ के नाले। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, यह स्वयं इस बात का प्रमाण है कि सिंधुवासी नियोजित जल निकासी प्रणाली को अपनाए हुए थे। अगला पॉइंट यहाँ पर ध्यान से देखिए, शहरी बनावट को देखने से ऐसा मिलता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि पहले नियोजित ढंग से, नियोजित समझते हो, नियोजित का मतलब होता है किसी भी योजना को पहले अच्छे तरीके से उसे बनाना। तो इसी प्रकार वहाँ की जो बस्तियाँ बसी होगी या जो भी वहाँ के शहर की जो बनावट होगी उसको नियोजित तरीके से, नियोजित ढंग से नालियों के साथ साथ उनके निकट आवास का निर्माण किया जाता था। यदि घरों के गंदे पानी को शहरों की नलियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार से गली का सटा होना जरूरी था। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट क्या आपका, मोहनजोदड़ो नगर जो था वो लगभग 1 मील में विस्तृत था, मतलब 1 मील दूर तक फैला हुआ था। इसके चारों ओर सुरक्षा हेतु 4 दीवारी का निर्माण किया गया था। ठीक है, 4 दीवारी के अंदर में ये मोहनजोदड़ो नगर फैला हुआ था। ऐसी व्यवस्था हड़प्पा में भी थी। ऐसी व्यवस्था कहाँ पर भी थी, हड़प्पा में भी थी। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या आपका, मोहनजोदड़ो में सार्वजनिक प्रयोग के लिए, ठीक है, सार्वजनिक यानी वहाँ पर जो भी सार्वजनिक प्रयोग होंगे, सामाजिक प्रयोग, उसके लिए एक विशाल माल गोदाम और एक विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुआ है। समझ में आया ना। तो आगे देखिए अगला पॉइंट क्या आपका, नगर में स्वास्थ्य एवं सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था। ठीक है, एकदम पूरा डीपली साफ सफाई रहते थे और ऐसा वहाँ पर होता था ना, जिस प्रकार से वहाँ की गलियाँ बनाई गई थी
जो हवा आती थी वो हवा पूरे सभ्यता के अंदर में सभी के घरों में प्रवेश करती थी। बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई थी। आप इस प्रकार से आंसर लिख सकते हो। ये भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये छांट छांट के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन करें। या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, कैसे उल्लेख करें। तो अगर यहाँ पर देखिए विशेषता पूछा गया है, ठीक है, वहाँ की क्या क्वालिटी थी, तो यहाँ पर देखिए एक एक करके आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिए पहला आंसर क्या आपका, यह सभ्यता नगरीय यानी शहरी सभ्यता थी। इस सभ्यता काल की नगर योजना अत्यंत उच्च कोटि की और उन्नत थी, ठीक है। बहुत कुछ आधुनिक नगर व्यवस्थाओं से मिलती जुलती सुविधाओं और व्यवस्थाओं से उत्पन्न नगर थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, यानी बहुत सारे सभ्यता से मिलती जुलती थी और सारी वहाँ पर व्यवस्था थी, सारे चीज़ों की कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी और बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई थी। आगे पॉइंट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस सभ्यता काल के लोग आमोद प्रिय थे। आमोद प्रिय मतलब कहने का मतलब है अच्छे से बात विवाद करना, अच्छे से बोल चाल रखना, इसी को कहा जाता है आमोद प्रिय। नाना प्रकार के मनोरंजन विधानों और क्रीड़ा कौतुक उनके जीवन में अपरिहार्य अंग थे। मतलब वो लोग मनोरंजन और इंटरटेनमेंट तरीके से रहते थे, बहुत ही खुशहाल जीवन के साथ रहते थे। आगे बढ़ते नेक्स्ट, इस काल के लोग मातृशक्ति प्रकृति पशुपति महादेव और लिंग पूजक भी थे। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, यह सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता काल में संभवतः लोकतंत्रीय व्यवस्था प्रचलित थी। लोकतंत्रीय का मतलब होता है कि जिस प्रकार से हमारा भारत देश लोकतंत्रीय है उस प्रकार से ही, ठीक है। उतना नहीं था, वहाँ पर राजा रहते थे लेकिन फिर भी एक लोकतंत्रीय की जैसा ही व्यवस्था प्रचलित थी। आगे देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है, इस सभ्यता काल का समाज अत्यंत सुखी समृद्ध और शांति प्रिय था। बहुत सुखी था और शांति प्रिय भी था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता की कुछ मूर्तियों की कला यूनान की कला की भांति उत्कृष्ट है। कांसा की मूर्तियाँ, यहाँ के शिल्प बनाना, और यहाँ मतलब शिल्प बनाने वाले शिल्पकार भी थे। वे कई प्रकार के औजार हथियार और बहुत सारे चीज़ों में कलाकारी करने वाले कलाकार भी थे। वह भवन निर्माण कला मूर्ति शिल्प एवं रत्नभूषण मतलब जैसे जेवरात वगैरह को भी बनाने वाले अत्यंत कुशल और निपुण लोग यहाँ पर मौजूद थे। सिंपल भाषा में आपको इसको लिख देना है, जैसे यहाँ पर लिखा हो वैसे नहीं, आप समझिए और उसी पॉइंट को लिख दीजिए जो इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट क्या आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता कई अर्थों में विश्व सभ्यता को एक महानतम देन है। आगे देखिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, हड़प्पा वासियों के पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों का वर्णन करें। मतलब जो हड़प्पा वासी थे वो पश्चिम एशिया के साथ, किधर, पश्चिम एशिया के साथ जो भी व्यापार संबंध थे उसके बारे में वर्णन करना है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या आपका, पश्चिमी एशिया विशेषकर मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा वासियों के व्यापारिक संबंधों के अनेक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यह व्यापार जल एवं थल दोनों मार्गों से, दोनों रास्तों से होता था, ठीक है। निम्नांकित पुरातत्विद साक्ष्य पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों की पुष्टि करते हैं। नीचे जो पुरातात्विद जो भी मिले हैं, पुरातात्विक, ठीक है, पुरातात्विक मतलब होता है जो पुराने तत्व, ठीक है, पुराने ज़माने में जो भी चीज़ मिले, तत्व मिले या कुछ भी साक्ष्य मिले उसी को ही बोला जाता है पुरातात्विक। उसी के आधार पर यहाँ पर बताया गया है कि कैसे उसके व्यापार किस प्रकार से संबंध थे। आगे देखते हैं यहाँ पर पहला पॉइंट क्या आपका, हड़प्पा वासियों के शिल्प कार्य के लिए बलूचिस्तान और ईरान से चांदी आती थी। यह आपको एकदम पूरा पॉइंट पूरे डिटेल से लिखना है कि हड़प्पा वासियों के लिए शिल्प कार्य के लिए बलूचिस्तान और ईरान से क्या आते थे, चांदी आती थी, और सीसा मुख्यतः ईरान और अफगानिस्तान से आता था। अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, आगे देखते हैं यहाँ पर एकदम सेम इसी प्रकार आप आंसर लिखिए। बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर आंसर दिया हुआ, इससे सिंपल आंसर नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ, हड़प्पाई बाट मुहरे पासे तथा मनके पश्चिमी देशों के कई स्थानों से मिले हैं जो हड़प्पा के साथ सुदूर देशों के संपर्क की ओर संकेत करते हैं। मतलब हड़प्पा में भी ये सामान और पश्चिमी देशों में भी ये सामान, तो इससे पता चलता है दोनों के बीच में कुछ ना कुछ संबंध था या व्यापारिक संबंध होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, मेसोपोटामिया से प्राप्त कई प्रलेखों में मगान तथा मेलुहा स्थानों जो हड़प्पाई क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त होता था वहाँ से लाए गए उत्पादों की चर्चा है। इन उत्पादों में प्रमुख थे लाजवर्दमणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियाँ, ठीक है, लड़कियाँ नहीं समझना है, लकड़ियाँ हैं, लकड़ी। आगे देखते हैं नेक्स्ट, तांबे को संभवतः ओमान से लाया जाता था। तांबे को कहाँ से लाया जाता था, ओमान से लाया जाता था। रासायनिक अध्ययनों से यह प्राप्त होता है कि हड़प्पा तथा ओमान के बर्तनों में निकेल के जो अंश पाए गए हैं उनका उद्भव एक ही है।
मतलब ओमान के जो बर्तन में निकेल पाए गए हैं और हड़प्पा में भी जो पाए गए हैं वो दोनों क्या है, एक ही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, ओमान में एक हड़प्पाई जार प्राप्त हुआ है जिस पर काली मिट्टी की मोटी परत चढ़ी हुई है। यह हड़प्पा वासियों के पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंध को भी दर्शाता है। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या आपका, हड़प्पा के मोहरों में पानी जहाजों एवं नावों के चित्र भी मिलते हैं। यह उनके समुद्री व्यापार की ओर संकेत करता है। मेसोपोटामिया के प्रलेखों में भी मेलुहा को नाविका का देश कहा गया है। तो इस प्रकार से आप सारे पॉइंट याद कर सकते हो। देखिए ज़्यादा आपको डीपली रट्टा नहीं मानना है, कुछ कुछ पॉइंट आप देख लीजिए उस सेंटेंस में, उस वाक्य में कौन कौन से इंपॉर्टेंट बातें कही गई है, वही इंपॉर्टेंट बातें आपको वहाँ पर पॉइंट बनाकर लिख देना है। ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, तो आपको आंसर अच्छे से वहाँ मतलब आपको मार्क्स वहाँ पर अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम में मैं इसको भेज दूंगा, आप वहाँ से आप इसका नोट्स बना लीजिएगा और रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, या फिर टेस्ट सीरीज लगाइएगा, कोई भी चीज़ है जैसे भी कीजिए, लेकिन आप एग्जाम की तैयारी लिख लिख कर कीजिए, तभी आपको फायदा होगा, वरना पछताने के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा अगर मार्क्स लाना चाहते हो तो लिखावट की बहुत ही ज़रूरी है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह क्वेश्चन आंसर के साथ।